आगाज़ उस हस्ती के बाबरकत नाम से जो हम सब का पैदा करने वाला है। नईम इरशाद आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता है। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बुनियादी जो फ़िज़िक्स है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जिस प्लेलिस्ट को यहाँ पे आज शुरू किया है, इसका जो टोटली ताल्लुक़ है वो क्लास 10th की न्यू फ़िज़िक्स कोर्स के साथ है। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में, इस बुक के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक। बच्चों, हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ पेपर में पूछा जाएगा और हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बेटे आपके पास चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13, इन 4 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर में से थ्योरी और किसी एक चैप्टर में से बेटे आपके पास न्यूमेरिकल आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14, 15, 16, 17 में से किसी एक में से थ्योरी और किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा। और इसी तरीके से बेटे आपके पास 18, 19, 20 और 21, इनमें से भी किसी एक चैप्टर में से थ्योरी और किसी एक चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो बच्चों, हम लोग आज चैप्टर नंबर 10 को शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान है। बच्चों, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उस चैप्टर के साथ जुड़ी हुई कुछ बुनियादी चीज़ों के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक जब आप लोग थर्मल फिज़िक्स को पढ़ेंगे या थर्मल फिज़िक्स के इस चैप्टर को आप लोग स्टडी करना शुरू करते हैं तो कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं हम लोग उनको पहले स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटे आपके पास हीट क्या होती है। तो बेटे जब आप लोग हीट की बात करते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। जब बेटे आपके पास एनर्जी किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है तो उसका नाम आपके पास हीट है। एनर्जी जब आपके पास बेटे फ्लो करती है हीट एक्चुअल में, तो वो 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। हम लोग खैर अभी उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि वो किस बला का नाम है। अभी हम सिर्फ आपको सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो बताकर इस चैप्टर को शुरू करेंगे। हीट के बाद जो दूसरा बेटे कॉन्सेप्ट है वो आपके पास टेम्परेचर का है कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर बेटे आपके पास इट इज़ एक्चुअली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं या आप टच करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। और जब आप किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आपको फील ये होता है कि यार ये ऑब्जेक्ट बहुत ठंडा है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो जो डिग्री है कि वो कितना ज़्यादा गर्म या कितना ज़्यादा ठंडा है, उसको बेटे आप लोग टेम्परेचर का नाम देते हैं। फिर बेटे आपके पास कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटे आपका होती है कि आप लोगों के पास सपोज करें कि पहले हम इसको समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बेटे आपके पास 1 किलोग्राम मैस है। कितना मैस है बेटे आपके पास? 1 किलोग्राम। इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज़ एक्चुअली 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने इस ऑब्जेक्ट जो भी आपका सब्सटेंस था इस 1 किलोग्राम का, आप लोगों ने उसको हीटअप किया। हीटअप करने के बाद ये 35 से 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। आपने इस टेम्परेचर को 35 से 36 करने के लिए कितनी हीट प्रोवाइड की है उसको बेटे आप लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। समझ आ रही है बात की? अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है बेटे वो आपके पास क्या बनेगी यहाँ पे, amount of heat required to raise temperature of 1 kilogram substance to 1 Celsius or 1 degree Kelvin। किसी भी बेटे जो आपके पास यहाँ पे सब्सटेंस है जिसका मैस 1 kg है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक या 1 डिग्री केल्विन तक इंक्रीज़ करने के लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको आप लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। एक बात आप लोगों ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है अपने जहन में कि बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि यार उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में या गर्म होने के बाद ठंडा होने में। समझ आ रही बात की? किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही बेटे आपके पास वो ठंडा भी हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ बेटे यहाँ पे पानी के बारे में और मिट्टी के बारे में। आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी जल्दी से गर्म हो जाता है, लेकिन जब आप मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी को गर्म होने में टाइम ज़्यादा लगता है। पानी को गर्म करने के बाद जैसे ही आप नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रखते हैं
तो वो आपके पास जल्दी से कूल्स डाउन हो जाता है। लेकिन जो मिट्टी है बेटे आपके पास, मिट्टी जल्दी से आपके पास ठंडी वहाँ पे नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है कि बेटे आपके पास जो मिट्टी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी, इसका मतलब बेटे ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में, ठीक है, और ज़्यादा ही टाइम लगता है उसको गर्म होने में भी। खैर, इसका बेटे जो फार्मूला है वो आपने जहन में रखना है, Q = mc डेल्टा T, ठीक है। इसके बाद बेटे आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दैट इज़ रिगार्डिंग द फेज़ चेंज। फेज़ चेंज बेटे आपके पास क्या होता है? सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंजिंग केमिकल आइडेंटिटी। सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है, लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी या उसकी जो शनाख्त है वो बदलती नहीं है वहाँ पे। दिस हैपन्स व्हेन वी ऐड आर रिमूव हीट एनर्जी। आप किसी सब्सटेंस के अंदर हीट को ऐड करते हैं या उस सब्सटेंस में से जब बेटे आप लोग हीट को रिमूव करते हैं, तो उस वक्त आपके पास क्या होता है, क्या वो उस सब्सटेंस की जो आप कह लें कि जो स्टेट है वो बदल जाती है। अब जस्ट लाइक पानी है, पानी में से आप लोग हीट को निकालोगे तो पानी आइस बन जाता है, और पानी ही के अंदर आप लोग जब हीट को डालते हैं तो पानी बेटे आपके पास क्या बन जाता है, वहाँ पे गैस या वेपर्स की शक्ल वहाँ पे इख्तियार कर लेता है। लेकिन चाहे आइस हो चाहे वेपर्स हो, है तो पानी ही आपके पास, मतलब केमिकल आइडेंटिटी बेटे आपके पास क्या रहती है, वहाँ पे सेम रहती है। कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों ने जो जहन में रखनी है वो ये है कि बेटे जब आपके पास सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको प्रोसेस को आप लोग मेल्टिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड स्टेट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड एज मेल्टिंग। जब बेटे आपके पास लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदलता है तो उसको आप लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। और जब बच्चे आपके पास कोई लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को आप लोग बॉइलिंग का नाम देते हैं। और जब गैस लिक्विड के अंदर बदलती है तो इसको आप लोग कंडेंसेशन का नाम देते हैं। सॉलिड का डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्जन सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस का डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्जन डेपोजिशन कहलाता है। समझ आ रही है बात की यहाँ तक? तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है। एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर को बाकायदा बेटे शुरू करेंगे। यहाँ पे लेटेंट हीट क्या होता है बेटे? लेटेंट हीट में आपके पास ये है कि पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लेटेंट हीट आपके पास, मैंने आपको बताया था कि यार जो जब आप सॉलिड की बात करते हैं ना, आपके पास 1 किलोग्राम सॉलिड है, जस्ट लाइक आइस की हम लोग बात कर लेते हैं यार, और आइस का टेम्परेचर आपके पास है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब होता ये है कि यार ये अभी आइस की फॉर्म में है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको हीटअप किया। हीटअप करने के बाद क्या होता है कि आपके पास ये जो आइस है ये पानी बन जाती है, लेकिन पानी बनने के साथ साथ इसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। टेम्परेचर 0 का 0 ही रहता है। याद रखिएगा, स्टेट जो चेंज होती है ना, याद रखिएगा वो हमेशा इस पॉइंट पे होती है, 0 पे। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉलिड भी है और ये लिक्विड भी है। अगर इस स्टेट के अंदर जैसे ही आप लोग हीट को ऐड करना शुरू करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो बेटे उसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे बदल जाती है। मीन्स दैट वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटे ये देखिए इसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे, एनर्जी नीडेड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये एक्चुअल में बेटा क्या है, इसका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आप 100 के ऊपर थोड़ी सी हीट ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वहाँ पे सॉलिड लिक्विड से गैस बन जाएगी। समझ आ रही बात की? उसको आप लोग वैसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसको बेटा आप लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका बेटा आप लोग फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, Q = ml। अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा आपके पास वो है इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन? एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिक्विड है वो चेंज होता है बेटे वेपर्स के अंदर एट सरफेस अकरिंग एट एनी टेम्परेचर। याद रखिएगा बॉइलिंग के लिए शर्त है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो बॉइलिंग के लिए। बॉइलिंग और इवेपोरेशन के अंदर एक डिफरेंस भी है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। यार ठीक है, जो इवेपोरेशन है ना ये बेटे किसी भी प्रोसेस पे हो जाती है। इवेपोरेशन में भी लिक्विड वेपर्स में ही कन्वर्ट होता है, और बेटे बॉइलिंग में भी लिक्विड वेपर्स के अंदर ही कन्वर्ट होता है। लेकिन मसला ये है कि बॉइलिंग में बेटे आपस क्या होता है, सारे का सारा पानी ही
जो है वो वेपर्स की शक्ल जो है वो गेन कर लेता है। बॉयलिंग पूरे के पूरे सरफेस के ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, ठीक है, या सब्सटेंस के अंदर होती है, लेकिन इवेपोरेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होती है, याद रखिएगा। सरफेस से नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी इवेपोरेट नहीं करते हैं। पहले सपोज करें सन की रेज आती हैं, वो आकर यहाँ पे फॉल करती हैं, ये पार्टिकल्स हीटअप होते हैं, इनको एनर्जी मिलती है और ये पार्टिकल्स बेटे यहाँ से क्या होते हैं, एस्केप कर जाते हैं। फिर इसके नीचे वाले पार्टिकल्स एस्केप करते हैं, फिर इसके नीचे वाले, फिर इसके नीचे वाले, और यूँ ये प्रोसेस जो है बेटे आपके पास चलता चला जाता है। ठीक है बेटे, यहाँ तक। आइए हम इस चैप्टर को बाकायदा से शुरू करते हैं। अब बेटे देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक का नेम है, सबसे पहला टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। जब बेटे आप लोग किसी भी सब्सटेंस को हीटअप करते हैं बच्चों, जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीटअप करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। थर्मल थर्म से निकला है, थर्म से, इसका बेटे मतलब होता है हीट। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन बेटे आपके पास क्या होता है कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीटअप करते हैं तो वो हीटअप करने की वजह से उसकी या लेंथ बदल जाती है, या उसका एरिया बदल जाता है, या बेटे उसका वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बदल जाता है। इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। किसी भी चीज़ को हीटअप करने के बाद वो चीज़ बेटे क्या करती है, वहाँ पे एक्सपैंड करती है। वो एक्सपेंशन उसकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम किसी एक में भी हो सकता है आपके पास, इसीलिए आप उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटे, वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे। अब बात यह है कि यार ये होता क्यों है, वाई इट हैपन्स, ये हो क्यों रहा है। आपने बेटे करना ये है, थिंक ऑफ टिनी पार्टिकल्स इनसाइड एवरीथिंग। आप ये सोचिए, आपको इस बात का सबको आइडिया है कि यार इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ मिल के बनते हैं। ठीक है, अब आप नोट कीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास बच्चों कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को हीटअप करेंगे तो होगा क्या, पार्टिकल्स को हीटअप करने के बाद ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे आपके पास पार्टिकल्स हैं। जैसे ही बेटे आप इन पार्टिकल्स को हीटअप करेंगे, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने के बाद पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स एक्साइट हो जाएंगे, पार्टिकल्स कहते ना कि डांसिंग करने शुरू कर देंगे वहाँ पे। पार्टिकल्स गेट एक्साइटेड एंड डांस अराउंड, दे नीड मोर रूम सो द ऑब्जेक्ट एक्सपैंड। फिर इन पार्टिकल्स को यहाँ रहने के लिए ज़्यादा रूम की या ज़्यादा स्पेस की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। उसकी रीज़न क्या है कि इनके पास ज़्यादा यहाँ पे स्पेस मौजूद नहीं है। जब ये पार्टिकल्स यहाँ से एक्साइट होते हैं ना, जब ये पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आती है तो ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में बेटे आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, जब बेटे आप बात करते हैं कि कूल इट डाउन, जब पार्टिकल्स, अब इस केस में बेटे आपके पास क्या होगा कि पार्टिकल्स स्लोज डाउन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट में से हीट को निकाल लेते हैं ना, तो वहाँ पर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोज डाउन हो जाते हैं, वो स्लोली मूव करना शुरू कर देते हैं। एंड हडल क्लोज टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। दे टेक अप लेस रूम, उनको रहने के लिए कम जगह चाहिए होती है। सो द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले एक्सपैंड कर रहा था, अब वो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या कर देगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले की निस्बत उसका साइज़ बेटे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग द थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठीक है बच्चों, देखो, व्हेन यू हीट ए सॉलिड, जब आप किसी भी सॉलिड को हीटअप करते हैं ना, तो यू आर गिविंग एनर्जी टू दीज पार्टिकल्स। एक्चुअल में होता क्या है, आप उस पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हो। दिस मेक्स देम वाइब्रेट फास्टर विद लार्जर एम्पलीट्यूड। देखो भाई कि आपके पास ये पार्टिकल्स हैं, जैसे ही आप इनको नीचे से फ्लेम के थ्रू या किसी भी और मेथड से हीट दोगे, तो ये पार्टिकल्स पहले की निस्बत, पहले अगर ऐसे ही मूव करे थे, ठीक है, जब एनर्जी मिलेगी तो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड से मूव करेंगे। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, उससे होगा क्या, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इंक्रीजेस। एवरेज डिस्टेंस बेटे आपस एटम्स के दरमियान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटे, जो सॉलिड है वो एक्सपैंड कर जाएगा। सॉलिड एक्सपैंड तीन तरह से करता है, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एक आपके पास होती है एरियल थर्मल एक्सपेंशन, एक वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अगर बेटे किसी ऑब्जेक्ट को हीटअप करने के बाद उसकी लेंथ में चेंज आएगा ना, किसी भी सॉलिड को आप हीटअप करें, उसकी लेंथ में चेंज आए, उसको बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कितना चेंज आएगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो यार ये सारा सिनेरियो है। तो ये अल्फ़ा, आइए हम इसको ना, मैंने सारा डिस्कस किया हुआ डिटेल के अंदर, अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफ सा इसके बारे में बता रहा हूँ।
नेक्स्ट है बेटे आपके पास यहाँ पे एरियल थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। अगर आप बेटे किसी भी सॉलिड को हीटअप करें और उसका सरफेस एरिया में इंक्रीज आए, उसको आप लोग बोलते हैं एरियल थर्मल एक्सपेंशन। इसका फार्मूला है डेल्टा ए इक्वल्स टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। ये बीटा बेटे आपके पास क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन। फिर बेटे आपके पास है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अगर बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में, जो किसी भी सॉलिड है उसका वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो जब आप उसको हीटअप करें, तो उसको आप लोग बोलते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। उसका फार्मूला आपके पास क्या है कि डेल्टा वी इक्वल्स टू गैमा इनिशियल वॉल्यूम और डेल्टा टी। आपकी बुक में ना उसने क्योंकि एरियल एक्सपेंशन का जिक्र ही नहीं किया हुआ, तो उसने इसको बीटा ही से वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसकी जगह पे बीटा ही रिप्लेस वहाँ पे कर लेना है। अब बच्चों आपके पास टॉपिक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। आइए इसके बारे में यहाँ पे सीखते हैं कि ये है क्या। हमने इसकी डेफिनेशन को ऊपर डिस्कस कर लिया है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटअप करें और उसकी लेंथ में चेंज आएगा, उसको बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। आपने सपोज ये करना है कि आपके पास ये ना एक मेटल रॉड है, ये आपके पास एक मेटल रॉड है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो एल नॉट है, ठीक है। लेट एल नॉट बी द इनिशियल लेंथ, और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो बेटे आपका क्या है यहाँ पे टी नॉट है। फिर होता है कि आप इसको हीटअप करते हैं तो इसकी जो न्यू लेंथ है ना यार, वो ये है, ये इसकी न्यू लेंथ है। ये सारी मिलाकर ये आपके पास है डेल्टा एल, ठीक है। सॉरी एल कैपिटल, डेल्टा एल एल है, ठीक है। और ये जो इसका टेम्परेचर है बेटे आपके पास ये क्या है यहाँ पे टी है। अब देखो आपके पास ये ओरिजिनल लेंथ थी और ये चेंज इन लेंथ है यहाँ पे। अगर आपने चेंज इन लेंथ निकालना तो वो क्या आएगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट। अब कितनी है और हीटअप करने से पहले कितनी थी, पहले कितनी थी उसमें उसको बेटे आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है जो अब कितनी है, ठीक है। फिर चेंज इन टेम्परेचर बेटे कैसे आएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट। पहले कितना टेम्परेचर था और अब कितना टेम्परेचर है, अब वाले को में से पहले वाले को आपने माइनस कर देना है। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जो इंक्रीज़ इन लेंथ है ना, इंक्रीज़ इन लेंथ कितने ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक ओरिजिनल लेंथ के ऊपर और एक आपने कितने टेम्परेचर को वहाँ पे इंक्रीज़ किया है। पहले कितनी लेंथ थी और आपने कितना ज़्यादा उसको टेम्परेचर दिया है, इन दो चीज़ों पे किसी भी चीज़ की इंक्रीज़ इन लेंथ जो है वो डिपेंड करती है। तो बेटे आप क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल्स टू एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट आएगा, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है बेटे आपके पास, ठीक है, और साथ एल नॉट डेल्टा टी वैसे ही आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि डेल्टा एल क्या था बेटे आपके पास, एल माइनस एल नॉट, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे डेल्टा एल इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट। अब इसकी जगह पे मैंने डेल्टा एल की जगह पे ना मैंने ये लिख दिया यहाँ पे एल माइनस एल नॉट, बकिया ये अल्फ़ा एल नॉट अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखो ये माइनस एल नॉट है ना यहाँ पे, ये इस तरफ जाके बेटे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा एल इक्वल्स टू एल नॉट प्लस अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अब बेटे आपने क्या किया, यहाँ पे एल नॉट को कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे ए अल्फ़ा डेल्टा टी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये क्या है इसकी बेटे यहाँ पे फाइनल लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटे यहाँ पे। अब आप नोट कीजिएगा कि मेरे पास इस रिलेशन में डेल्टा एल क्या था, इक्वल्स टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अगर मैंने अल्फ़ा निकालना तो वो क्या आएगा, डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, यही आएगा ना, अल्फ़ा इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। इसकी दो डेफिनेशन बनती हैं, एक तो ये बनेगी चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एक तो ये इसकी डेफिनेशन है। एक ये भी लिख सकते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये दोनों को कवर कर जाते हैं यहाँ पे। पर यूनिट राइज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अल्फ़ा। अब आप नोट कीजिएगा डेल्टा एल का यूनिट भी लेंथ का मीटर, इसका भी मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल। टेम्परेचर का बेटा यूनिट क्या होता है, केल्विन, केल्विन 1/K आएगा आपके पास। ऊपर जाके आपके पास क्या बन जाएगा, K⁻⁻1, ठीक है। तो केल्विन लिख लो या सेल्सियस लिख लो, दोनों बेटे इसी के ही यूनिट है आपके पास, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है कि आपने एक क्यूब बनाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्यूब है और इसका बेटे वॉल्यूम आपके पास क्या है, यहाँ पे V0 है, ठीक है। और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आपके पास T0 है यहाँ पे। इमेजिन ए क्यूब, लेट V0 बी द इनिशियल वॉल्यूम एंड T0 बी द इनिशियल टेम्परेचर।
अगली बात देखो, जब आप इसको हीटअप करोगे ना तो इसकी ऑब्वियसली यार थर्मल एक्सपेंशन तो होगी यहाँ पे, तो वो क्या करेगी, इसके वॉल्यूम में चेंज लेके आएगी। लेट वी बी द न्यू वॉल्यूम, इसका जो न्यू वॉल्यूम है वो क्या आपके पास वी है। जब आप उसको आपने टी टेम्परेचर पे हीटअप किया है, कितने वॉल्यूम में चेंज आएगा या कितना वॉल्यूम उसका बदलेगा वो डिपेंड करता है कि पहले कितना था और अब कितना है। अब वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, वी माइनस वी नॉट, और बेटे चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या आएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट। जो बेटे याद रखिएगा, इंक्रीज़ इन वॉल्यूम है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपके पास, और बेटे दूसरा आपके पास राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना ज़्यादा आपके पास वहाँ पे राइज़ किया है या बढ़ा है। अब आप देखें, जिससे आपने ये किया था ना यार, सेम एक लफ्ज़ वैसे ही है, बस थोड़ी सी चेंज है कि एल की जगह पे ना आपने वी यूज़ करना है बस। डेल्टा वी इज़ प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइज बाय चेंज इन इट्स टेम्परेचर। इसकी जगह बेटे इक्वल्स टू के साथ क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट, और कांस्टेंट बेटे आपके पास यहाँ पे बीटा है, ठीक है। बीटा क्या आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब डेल्टा वी बेटे आपके पास क्या होता है यहाँ पे, अभी कितना वॉल्यूम है माइनस पहले कितना वॉल्यूम था, ठीक है। तो उसको आपने बेटे इसकी प्लेस पे यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो ये आएगा वी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये सिर्फ माइनस उस तरफ जाकर बेटे क्या हो जाएगा प्लस, वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी, वी नॉट कॉमन यहाँ 1 आ जाएगा प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये बेटे आपके पास क्या आ गया, न्यू वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये देखिए आप लोग, डेल्टा वी इक्वल्स टू था बेटे बीटा वी नॉट डेल्टा, ठीक है ना। तो अगर आपने बीटा की वैल्यू निकालनी तो वो आपके पास क्या आएगी, बीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। तो इसको आप कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बीटा इक्वल्स टू फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। इसका बेटे यूनिट भी आपके पास क्या होता है, पर केल्विन या पर सेल्सियस। एक बात एमसीक्यू यहाँ से आती है कि बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, ये आपके ने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। ये था आपका आज का टॉपिक, होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप लाजमी पूछिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।